डेटा टाइप हम लोगों ने जो डिस्कस की थी अभी तक वो थी एक हमारे पास नंबर्स, और देन हम लोगों ने बात की स्ट्रिंग्स की और फिर अरेज की, और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह आप लोग ऊप के अंदर क्लासेस बनाते हैं तो ये उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल ये है कि यहाँ पे मैं पहले आपको स्लाइड में भी दिखा देता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करके भी देख लेंगे। जैसे ये एग्जांपल है कि हम लोगों ने एक पर्सन क्रिएट करना है, और अब देखें कि वेरिएबल हम इसके अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम टाइप मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली हुई है कि PHP की तरह जावास्क्रिप्ट में भी डायनामिक डेटा टाइप है, आपको उसकी टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ही आप जैसे ही आप डेटा असाइन करते हैं ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसकी टाइप कन्वर्ट कर देता है। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऑलरेडी से हम लोग लास्ट टाइम इसमें काम कर रहे थे, तो यहाँ से हम इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और एक्स्ट्रा चीज़ों को हम थोड़ा सा रिमूव करके इसको थोड़ा सा, अच्छा जी, इसके अंदर आप देख लें एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है, एक एज है और आई कलर है। और ये आपने याद रखना है कि इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में आपने क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसके अंदर हम फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह हम पूरी एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो सपोज कर लें कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है, और इसको हम लिख लेते हैं हेलो, और इसको हम आगे असाइन कर देते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन में हम फिर जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल होगा। अच्छा ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलर्ट। अलर्ट लास्ट लेक्चर में भी मैंने यूज़ किया था काफ़ी दफ़ा, और ये आपने याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको ये जो फंक्शनैलिटी आपका ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्राउज़र। चलें जी, यहाँ पे हम कुछ भी गार्बेज लिख लेते हैं। अब देखें कि हम इसको उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम लोग क्लासेस को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे देख लें कि इसको मैं लॉग करवाता हूँ। ओके जी, हम इसको अब लॉग करवाएंगे। तो लॉग करवाने के लिए देख लें कि पर्सन का एक हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्सन। अब देख लें कि उसी तरह अगर आप देखें एज, आई कलर, फर्स्ट नेम, जिस तरह आप लोगों को एक क्लास क्रिएट करते हुए चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पे ये हम क्या करें, यूज़ करें। तो याद रखना है कि जब भी आपने कोई क्लास क्रिएट करनी हो, जिस तरह आप सी में या C++ में करते थे, सी में सॉरी तो नहीं करते, C++ में या जावा में या C# में, तो उसी तरह का अगर आपको बिहेवियर चाहिए हो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपने किस तरह क्रिएट करना है, वेरिएबल, देन वार, वेरिएबल का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नेम, और देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने उसकी क्या करनी है, प्रॉपर्टी। अब देखें कि यहाँ पे हम एज को प्रिंट करवा देते हैं लॉग में, और मैं एक चीज़ और करता हूँ कि पर्सन, इसमें एक मेथड भी है हेलो, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ये देख लें कि ये मैंने क्या नाम दिया है, हेलो इसको नाम दिया है, देन कॉलन, और देन एनोनिमस फंक्शन हम इसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे जी। क्या ये तो कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं आया कि हम लोगों ने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये चीज़ हेलो प्रिंट करवाता भी है या नहीं, और साथ ये लॉग एज को लॉग करता है या नहीं। यहाँ पे देख लें कि हम लोगों ने इसको 50 एज असाइन की हुई है, और आपने हर वैल्यू को ये देखें, पहले नाम, कॉलन, वैल्यू और कॉमा, ये स्ट्रक्चर आपने थ्रू आउट ऑब्जेक्ट क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर दूँ, वार का कीवर्ड, देन ऑब्जेक्ट का नेम, और देन ये कर्ली ब्रैकेट्स आपने इसको असाइन करनी है, और देन उसके बाद नेम,
वैल्यू, फिर देख लें कॉमा नेम वैल्यू कॉमा नेम वैल्यू कॉमा, और जितनी भी आपने वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट को देनी है या प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट के लिए ऐड करनी हो आपने इसी तरह नेम कॉलन वैल्यू कॉमा और इसी तरह आपने इंक्रीज करते जाना। तो यहाँ से अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पहले हम लास्ट टाइम की तरह फायरबग ऑन कर लेते हैं और अगर कोई भी लॉग हम चीज़ करेंगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ। मेरे ख्याल से एक सेकंड, मैंने सेव शायद नहीं किया। इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है उसने वो पुराना पेज क्या किया। ये देख लें कि अलर्ट भी आ गया और अगर हम नीचे आए तो एज भी क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो मतलब जिस तरह पूरी एक क्लास आप क्रिएट करते हैं ऊप के अंदर, तो सेम बिहेवियर अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो हम जावास्क्रिप्ट में क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन किसी का? ओके जी, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ। इसको आप किस लिए यूज कर सकते हैं कि अगर आपने कोई भी डेटा इसको असाइन करें और आपने उसकी टाइप चेक करनी हो, तो यहाँ पे देखें एग्जांपल में भी दिया हुआ है, जब आपने स्ट्रिंग उसको पास किया है टाइप ऑफ ऑपरेटर को, तो वो आपको क्या कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है। जैसे आप नंबर दे रहे हैं, चाहे वो देखें डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा कि ये नंबर है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जब भी जावास्क्रिप्ट में आप कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करता है, जिसमें से 0 से 51 तक आपका फ्रैक्शनल से पहला वाला पार्ट और आई थिंक सो फिर 52 से 62 तक आपका डेसिमल पॉइंट्स वाला पार्ट, और लास्ट बिट में वो आपका साइन बिट स्टोर करता है कि आपकी जो वैल्यू वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह अगर आप इसको फॉल्स या ट्रू असाइन करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर को, तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है, बुलियन वैल्यू। देन अगर आप इसको एक अरे पास करते हैं, अरे देख लें कि हम बड़ी ब्रैकेट्स के साथ डिक्लेयर करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रैकेट के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो ये दोनों डिफरेंस लाजमी याद रखिएगा। तो जब आप अरे असाइन करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और नीचे जब आप टाइप ऑफ ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट करेंगे, दोनों की सिनेरियो में वो क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है कि ये क्या है, मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी डेटा टाइप चेक करनी हो किसी भी वैल्यू की कि उसकी टाइप क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड। बेसिकली अनडिफाइंड क्या है कि अक्सर आप जब कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं, जिस तरह अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग jQuery जब यूज़ करते हैं, और अक्सर जब हम इशू कब आता है कि जब कोई चीज़ आपने डिक्लेयर ना की हो यानी डिफाइन ना की हो। जिस तरह मैं jQuery की कुछ फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैंने उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाई हो, ठीक है, यानी जो चीज़ें मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी से डिक्लेयर हुई नहीं हुई। उस तरह के सिनेरियो में जब आपको ये एरर आता है कि दिस वेरिएबल इज अनडिफाइंड, यानी उसको पता ही नहीं है कि ये वेरिएबल क्या है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं, बल्कि मैं आगे करूँगा यहाँ पे, तो अभी हम आगे आएंगे। तो ये देख लें कि एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि वेरिएबल कार उसको हमने कुछ भी नहीं असाइन किया, और वेरिएबल पर्सन उसको हम लोगों ने नल असाइन किया होगा, यानी बोथ सिनेरियो में हमने उसको कुछ ना कुछ एटलीस्ट असाइन किया होगा। ओके जी, इसकी आगे हम यहाँ पे वैसे एग्जांपल भी दी है कि दोनों में डिफरेंस मैंने वैसे बता दिया है कि आपने डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं हुई, ठीक है, चीज़ आपने डिक्लेयर कर दी है लेकिन आपने जिस तरह हम कहते थे कि सी में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो वही चीज़ यहाँ पे जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिस तरह मैंने वार हेलो लिख के आगे उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया लेकिन उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, तो उस सिनेरियो में आपका वेरिएबल क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेकिन आप जब कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उस सिनेरियो में वो क्या होगा, डिफाइन होगा। ओके जी, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स बल्कि मैं करके ही दिखा देता हूँ। सिमिलर उसी तरह
कि जिस तरह हम लोग पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं पीएचपी में, सबसे पहले आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। देन फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ क्लास नहीं लिखते, चलो जी ABC रख देते हैं फंक्शन का नाम। और फंक्शन में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे console.log और हम इसको दे देते हैं BSIT, चलें जी व्हाटएवर। अब देख लें कि फंक्शन का कीवर्ड जिस तरह हम लोग PHP के अंदर करते थे, देन फंक्शन का नाम, इन केस हम कोई पैरामीटर लेंगे तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि इसने A, B, यानी जिस तरह हम PHP में हम टाइप बताने की ज़रूरत नहीं थी हमें, उसी तरह सिमिलर फैशन में हमें जावास्क्रिप्ट में भी टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर कर दें एज ए इनपुट। अब देखें कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इनपुट लेते हैं और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं A+B। अब प्लस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी है और एडिशन ऑपरेटर भी। तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन ABC, ठीक है। ये देख लें, आपको इंटेलिजेंस में नजर भी आ रहा होगा, क्या वो कह रहा है कि A और B इसके दो इनपुट हैं। तो यहाँ पे हम पहले में भी स्ट्रिंग दे देते हैं और सेकंड में भी हम क्या कर देते हैं, दोनों में हमने स्ट्रिंग दे दिया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और आई थिंक सो कि ये नीचे लॉग होना चाहिए। ये देख लें कि दोनों कंकैटिनेट होके क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फंक्शन का सिंटैक्स उसी तरह है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस में पैरामीटर अगर आपने देने और देन कर्ली ब्रैकेट्स। जी स्टूडेंट्स, किसी को समझ ना आया हो? एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम विद इन द फंक्शन लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल नहीं होते। आपने देखा होगा कि हम जावास्क्रिप्ट जब स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूँ तो मुझे जिस तरह मैंने console.log करवा दिया तो हमें स्पेसिफिकली कोई उनको एग्जीक्यूट या इन्वोक नहीं करवाना पड़ता। जैसे पेज लोड होता है, वो फंक्शन जो आपने लिखे होते हैं लाइन बाय लाइन, वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू होते हैं, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो फंक्शंस आप लिखेंगे आपने उनको खुद से क्या करवाना पड़ता है, इन्वोक करवाना पड़ता है या कॉल करवाना पड़ता है। जिस तरह पहले मैंने फंक्शन लिखा, फिर नीचे मैंने इसको क्या किया, कॉल किया। ओके, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट एज ए इनपुट लेता है और देन वो कैलकुलेट करके क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो उसी तरह देख ले, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड है, देन फंक्शन का नाम है, देन फ़ारेनहाइट उसकी इनपुट है। हमने कहा कि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है यहाँ पे। देन रिटर्न, जिस तरह हम PHP में करते थे कि हम मेंशन नहीं करते कि आया कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा या नहीं। तो अगर रिटर्न करेगा तो आप सिंपल रिटर्न का कीवर्ड लिख सकते हैं। तो ये देख लें कि ये फ़ारेनहाइट को क्या करता है, सेल्सियस में कन्वर्ट करके देन उसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। और नीचे देख लें कि हमने उस फंक्शन को क्या किया हुआ, यहाँ पे कॉल किया हुआ। ओके जी, फंक्शंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन हम ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। यानी अगर हम एक काम बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है करने की तो हम एक फ़ंक्शन लिख लेते हैं और जहाँ भी हमें वो काम चाहिए हो हम बार बार उस फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक हम विंडो अलर्ट भी देख चुके हैं, console.log भी देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक document.write का भी मेथड है और एक .innerHTML भी। तो अब हम इनको ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अलर्ट का मेथड आप लोगों ने देख लिया, मैंने अभी काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। console.log भी देख लिया। अब document.write देखते हैं कि ये क्या करता है। अब यहाँ पे देख लें कि मैं बाकी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ
और फिलहाल थोड़ा सा इसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं। ओके जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको आप कुछ भी पास करें जिस तरह हम, ये मैंने सिंपल पास किया है। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देख लें कि यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हम सोर्स व्यू करेंगे, व्यू पेज सोर्स, मेरे ख्याल से इस तरह नहीं आएगा। मैंने ओके एक और आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, डेवलपर टूल। वो क्या करता है कि आपको जनरेट करके दे देता है जावास्क्रिप्ट ने कोई अगर मॉडिफिकेशन की है विद इन द पेज, तो आपको वो करंट जो उसका स्टेट है या करंट उसका जो डॉक्यूमेंट्री है उसका वो आपको क्या करके दे देता है, जनरेट करके देता है। तो आपने ये याद रखना है कि सब, अब यहाँ पे हम बल्कि एक और थ्योरी कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ टेक्स्ट, और ये देखते हैं कि हम ये तो सेम ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, ये देखिए ना कि जहां पे आपने उसका मेथड कॉल किया राइट वाला, वहीं पे वो टेक्स्ट लिखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। देखिए कि जहां पे मैंने सबसे पहले मैंने ये सिंपल ये लिखा www, उसके बाद मैंने ये स्क्रिप्ट का अंदर में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अगर आपने किसी खास जगह पे कुछ लिखना है तो आप ये मेथड भी क्या यूज कर सकते हैं, टू राइट ऑन स्पेसिफिक पोर्शन, जहां पे भी आपने कुछ चीज जावास्क्रिप्ट से राइट करनी हो। राइट का भी मेथड है, और एक मेथड और भी होता है कि सपोज कर लें कि यहाँ पे देख लेते हैं कि बिल्कुल ये देखिए, अब मैं इस डिव के अंदर इसको करने लगा हूं, तो ये डिव है और इस डिव के बाद ये है, और इसको हम स्टाइल दे देते हैं कुछ कलर, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम जो चीज़ चेक कर रहे हैं वो हो भी रही है कि नहीं। स्टाइल कलर हम इसको रेड दे देते हैं, और अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देख लें कि सेकंड का कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, यानी वो उस डिफ के अंदर क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है। एक ये मैकेनिज्म है। एक सेकंड ये है कि सपोज कर लें कि मैं, आजकल हम जो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं वो ये है कि हम अपना कोड में ना ही इनलाइन स्टाइल लिखते हैं और ना ही हम कुछ जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस को याद रखिएगा, ये बहुत मतलब अप्रोच ये यूज की जाती है, और इनलाइन स्टाइलिंग या इनलाइन जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जाता है आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस में। तो आप देखें कि यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और ये हम लिख लेते हैं, इसको हम एक आईडी दे देते हैं माय डिव। अब देखें कि मैंने इसको आईडी दे दिया माय डिव, और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, और नीचे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, बटन, और ये देखें कि मैंने बटन क्रिएट कर दिया। इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं क्लिक, और इस पे हम ऑन क्लिक। अब देखें कि हमारे पास डिफरेंट मेथड है कि हम यहाँ से भी एट्रीब्यूट के जरिए भी फंक्शन को अटैच कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म और है, वो हम आगे चल के करेंगे। वो आजकल वैसे वो मैं तो प्रेफरली वो ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इस तरह आपका कोड बड़ा क्लीन हो जाता है। यानी आप जब कोड को व्यू करेंगे आपको सिर्फ HTML और IDs वगैरह नजर आएंगे और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ओके, हम सबसे पहले ये देखें, मैंने एक स्क्रिप्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट की हुई है। हम इसको क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। अब लिंक करने के लिए हम इसको यहाँ सबसे एंड पे ऐड करेंगे। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो अगर हमने किसी के साथ कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हमेशा अपने जावास्क्रिप्ट सबसे नीचे ऐड करवानी है, स्क्रिप्ट की फाइल। आगे हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर हमने हेड पे करवानी है वो किस तरह हम करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपने जो बेस्ट अप्रोच है कि आपने अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, यानी आप jQuery नहीं यूज़ कर रहे, तो आप प्रेफर करें कि आप सबसे बॉटम पे इसको क्या करें, इंक्लूड करें। तो सबसे बॉटम पे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को इंक्लूड करवा लेते हैं, स्क्रिप्ट, और सोर्स हम दे देते हैं इसको, और सोर्स में ये आगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देख लें कि मैंने सबसे एंड पे उसको ऐड करवा लिया।
और एक बटन पे मैंने ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। अभी हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये देख लें कि बिल्कुल प्लेन फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं फंक्शन, मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, और इसको हम नाम दे देते हैं एंटर टेक्स्ट के नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं। और हम क्या करेंगे कि उस पहले हम लोगों ने स्क्रिप्ट को यूज किया था डायरेक्टली उसके अंदर राइट करने के लिए। अब हम जावास्क्रिप्ट को यूज करें कि हम सेपरेट फाइल में डिक्लेयर करें और हम मेथड को कॉल करके उस डिव के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट एंटर करवाएंगे। तो इसमें जो पहली चीज है, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एलिमेंट को आपने मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल, और इसका नाम मैं पी रख लेता हूँ। अब देखें कि हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको कोई ना कोई नाम देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो मोस्ट प्रेफर आपने ये करना है कि आपने इसको आईडी असाइन करनी है, आईडी असाइन करनी है। जिस तरह मैंने माई डिव के नाम से उसको टैग को क्या किया हुआ है, आईडी असाइन की हुई। यहाँ पे देख लें कि ये देखें मैंने क्या किया हुआ है कि आईडी माई डिव, और इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे यूज करना है, एक सबसे इजीएस्ट वे है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपने कॉल करना है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हम आईडी से एलिमेंट को गेट कर रहे हैं। जिस तरह देखें सीएसएस के अंदर जब हमने एलिमेंट्स को स्टाइल करना होता था तो या तो हम आईडी से करते थे, या क्लास से करते थे, या टैग नेम से करते। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें, आप आईडी से इसको एक्सेस करें। तो बिल्कुल यहाँ पे देखें कि माई डिव मैंने इसको दे दी है। और हमारे अगर हम बात करें टैग के अंदर भी देखें कि मैंने क्या दी हुई है, माई डिव, और यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो देन भी मैं सेम आईडी पास कर रहा हूँ। तो आपने जिस एलिमेंट में मॉडिफिकेशन करनी है HTML के, आपने उसी एलिमेंट की आईडी इस फंक्शन को क्या करना है, पास करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखेंगे हम उसके अंदर किस तरह टेक्स्ट इंसर्ट करवाएंगे। पी डॉट, इसमें एक मेथड है इनर HTML का, और इसको आप जो मर्जी असाइन करें तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को समझ ना आई हो जी? हाँ, लेंथी किस सेंस में? हाँ हाँ, क्या डायरेक्टली लिखते हैं वहाँ पे? नहीं सर, आपने कहा ना कि मतलब इसको अदर पैटर्न भी करते हैं, इसको इनर स्टाइल हम जिस तरह कर रहे थे। अच्छा, शॉर्ट की होगा इस तरह लंबा नहीं होगा यार देखिए मसला ये है कि इस तरह कोई लेंथी नहीं हो रहा। लेंथी आप उस सेंस में कह रहे होंगे कि यार ये मुझे सेपरेट आके लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है सेपरेट लिखने के। अब फ़ायदा ये है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिकली एक दफ़ा लोड हो जाती है, एक दफ़ा लोड होगी, अब बार बार ये कोड लोड नहीं होगा। अब क्या होता है कि अगर आप उसी में करते जाएं, इतनी सी फाइल होगी HTML की और आपके ज़्यादा कोड की वजह से वो इतना हो जाएगा। और जब फाइल बार बार आप सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम होगी, प्लस उसको प्रोसेसिंग और लोड और ये सब करने पे भी टाइम लगेगा। तो देखिए इसके पीछे कोई रीज़न है कि हम ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि HTML के अंदर सिर्फ आपका HTML स्ट्रक्चर हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जावास्क्रिप्ट, और प्लस आपको डायरेक्टली पता है कि यार अगर मैंने कोई मेथड लिखा है तो वो एक सेपरेट JS की फाइल है, वहाँ पे मैंने जाना। अगर कल को कोई नया डेवलपर आता है उसको क्या पता कि भाई तुमने कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करोगे तो उसको भी पता होगा कि भाई इसने फंक्शन लिखा तो JS की फाइल के अंदर लिखा हुआ, वरना वो फाइल ढूंढता रहेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। एक तो प्लस इसका ये भी पॉइंट है, आपको एरर हैंडलिंग में भी आसानी होती है, क्योंकि एक ही फाइल है, आपको उसके अंदर इजीली आपको पता चल जाता है किस लाइन पे एरर है। ओके जी, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। फाइल हमने इंक्लूड करवा ली है, और यहाँ पे मैंने लास्ट जो चीज़ रहेगी कि हमने ये मेथड कॉल करना है। तो एंटर टेक्स्ट का मेथड है। अब अभी हम यहाँ पे क्या करें, ऑन क्लिक का मैं एट्रीब्यूट यूज करके इसको बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। तो अटैच करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह एंटर टेक्स्ट, और अब हम क्या करते हैं सिंपल यहाँ पे
इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देख लें कि यहाँ पे सिंपल ये बटन है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक सेकेंड, ये रहा। ओके जी, देख लें मैंने रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं था पेज पे, जैसे मैंने क्लिक किया ये टेक्स्ट आपको क्या होना शुरू हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह आप राइट से भी कर सकते हैं, राइट से करेंगे तो वो एक ही जगह आपका वो खिचड़ी सी पक जाएगी, लेकिन आप जरा सेपरेट करेंगे तो वो आपका क्लीन है कोड हो जाएगा। इस तरह एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा भेजना, ये जो आपने मैसेज भेजी है, नहीं, ये एक एक्टिविटी से दूसरी पे नहीं हम भेज रहे, हम ये उसी के अंदर काम कर रहे हैं। जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में भेजना है तो हम सेशन यूज करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट PHP जब हमने किया था, हम सेशन में लॉगिन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे थे। जी स्टूडेंट्स, किसी को जो कोड किया उसकी किसी को समझ ना आई हो? एनीवन? ओके जी, नेक्स्ट, जिस तरह हमारे पास लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल के स्कोप होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी लोकल एंड ग्लोबल है। यानी जो आप फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करेंगे उसका ग्लोबल स्कोप है, आप पूरी फाइल में उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी वेरिएबल आप विद इन द फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उसका क्या है, लोकल स्कोप है। अब याद रखना है कि जैसी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो वेरिएबल मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है जब तक आप ब्राउजर क्लोज नहीं कर देते वो आपकी मेमोरी का पार्ट रहेंगे। तो ये डिफरेंस लाजमी याद रखिएगा। अब ये हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जिस तरह हम लोगों ने अभी ऑन क्लिक यूज किया है, ऑन चेंज है हमारे पास, ऑन माउस होवर है, माउस आउट है, ऑन कीप डाउन है यानी की अगर आपने प्रेस की है, ऑन लोड है यानी अगर आप चाहते हैं कि जब पेज लोड हो जाए देन हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहे। तो इस स्लाइड में मैं दे दूंगा, ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है W3 स्कूल पे, तो इसको आप जाके एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग अभी देख चुके हैं। अगर आपने टैग नेम से भी गेट करना तो वो आपको क्या, पहली चीज आपने याद रखनी कि जब आप आईडी करेंगे तो आईडी हम कहते हैं कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी दी है तो उसको जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो उसको पकड़ेगा और दूसरे को इग्नोर कर देगा। अब सेकंड चीज, बाय टैग नेम क्या करता है, ये आपको अरे रिटर्न करेगा कि जितने भी टैग नेम डिव, जिस तरह हम टैग नेम पास करते हैं तो जितने भी डिव्स हैं उन सबको ये आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा एज ए अरे। इसी तरह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये भी क्या करता है, क्योंकि हम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं तो ये भी आपको क्या करेगा, अरे रिटर्न करे। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मतलब अगर आपने कुछ 5-10 एलिमेंट पे कोई चीज़ परफॉर्म करनी है तो देन आप बाय क्लास नेम कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय आईडी। इनर HTML हम लोगों ने देख लिया था अभी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन केस हम लोगों ने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या करनी हो, चेंज करनी हो, तो वो हम किस तरह करते हैं, हम इसी एग्जांपल को यूज करते हैं कि हम लोगों ने पहले ही एलिमेंट को गेट कर लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो काम हम करते हैं कि p.innerHTML, तो सेकेंड हम एक और चीज इस पे करते हैं p. इसमें सेट एट्रीब्यूट का मेथड है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, आईडी, क्लास नेम, ठीक है, आईडी और क्लास नेम आप इस तरह मेरे ख्याल से ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कुछ एलिमेंट जिस तरह चाहिए कि इन केस मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और उसमें मैंने jQuery ऐड की हुई है। अब jQuery से क्या होगा कि सपोज कर लेंगे हम लोगों ने कोई एलिमेंट या रो रिकॉर्ड रिमूव करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें ये तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना कि ये कौन सा रिकॉर्ड है जिसको हमने रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हर रो के साथ एक रिकॉर्ड आईडी के एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसमें आईडी स्टोर करवाते जाएंगे। तो जब भी यूजर किसी बटन पे, अब ये याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन है हम एक ही क्रिएट करते हैं, ये नहीं कि हर रो के लिए एक सेपरेट फंक्शन बन रहा है।
सारी रोज के लिए एक ही फंक्शन बनेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जब यूजर किसी बटन पे क्लिक करेगा तो हम ये देखेंगे कि उसकी आईडी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं एट्रीब्यूट सेट करने की। इस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई आईडी, और सेकंड पैरामीटर में हम इसको सेट कर देते हैं वैल्यू 20, और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। और ये मैंने फंक्शन कॉल किया है, देखें ये प्रिंट हो गया। और हम इसको क्या कर लेंगे, ओके जी। स्टूडेंट्स किसी के पास इंटरनेट है? ये देख लें कि मैं पेज को मैंने रिफ्रेश किया है और मैं क्लिक के बटन पे कर रहा हूँ, और इस साइड पे इसको मैं ये देख लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास मैंने ये टूल बार इंस्टॉल कर ली, इसको डेवलपर टूल बार कहते हैं, और ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन या हेल्प ऑफ कर देती है डेवलपमेंट में। तो इसको थोड़ा सा और मुझे करना पड़ेगा। ओके जी, ये देखें यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा है ये व्यू सोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है जनरेट व्यू जनरेट सोर्स। तो अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देख लें कि अब मेरे पास मॉडिफिकेशन के साथ क्या है कि करंट जो स्टेट है मेरे पेज की वो आपको नज़र आ रही है कि आईडी मेरी माइडिव है, और माई आईडी मैंने खुद से ऐड किया और उसकी वैल्यू क्या है 20, यानी एक एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली हम जावास्क्रिप्ट से हमने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर आपको ये टेक्स्ट भी आप क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि एट द रन टाइम जावास्क्रिप्ट के मेथड कॉल करने के बाद आपका पेज में क्या मॉडिफिकेशन आई। क्योंकि अगर मैं ब्राउजर से व्यू सोर्स कर रहा था तो वो मुझे वही पेज दिखाता है जो फर्स्ट टाइम उसने लोड किया। जावास्क्रिप्ट की मॉडिफिकेशन के बाद वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता। तो लेट्स हम लोगों ने ये देख लिया कि हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखें डेटा में भी सर्वर से भी आ सकता है। जब हम एजेक्स की एग्जांपल करेंगे तब हम उसको डील करेंगे। वो डिफरेंट एक्सएमएल फॉर्मेट में भी हो सकता है, जेसॉन फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। या हम कुछ एक खास हिस्सा पेज का सर्वर से मंगवा ले और वो हमने किसी जगह पे ऑन क्लिक पे क्या करना, एम्बेड करना, तो आप इनर HTML को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप पूरा पेज, आधा पेज, जितना भी हिस्सा आपको चाहिए सर्वर से मंगवा ले यूजिंग एजेक्स, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, लोड करवा, या खुद से एक टेम्पलेट बना के रख लें और आपने उसको इंसर्ट करवाना हो। तो उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सपोज कर लें कि इसको हम रिमूव कर लेते हैं कि मैंने एक यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल डेटा के नाम से, और इसको हम असाइन कर देते हैं बाहर से सिंगल कोटेशन कि यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इस डिव को मैं क्लोज कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम H1 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ समथिंग लिखा हुआ है। अब सपोज कर लें कि इस तरह डेटा आपके पास सर्वर से आ रहा है, यानी आपने jQuery या व्हाटएवर हम लोगों ने उससे डेटा मंगवाया, और डेटा मंगवा के हम लोगों ने एक डेटा वेरिएबल में रख लिया। अब हम लोगों ने इसको अगर पेज में इंसर्ट करवाना है तो देख लें कि यहाँ पे सिंपल काम है कि हम इसको डेटा असाइन कर दें और कुछ भी नहीं करना। इस साइड पे, क्लाइंट साइड पे, यानी जावास्क्रिप्ट में आपकी लॉजिक उस सिनेरियो में यही रहेगी जो हमने अभी की है। यानी ये एक डेटा है जो सर्वर से हमारे पास आया है और हमने उसको डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अभी जो सर्वर साइड वाली कम्प्लेक्सिटी है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ आपने अज्यूम करना है कि मैंने सर्वर से डेटा मंगवा लिया है और मंगवा के मैंने डेटा वेरिएबल में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। यहाँ तक कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो? देन सिंपल आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट में आपने डेटा इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे देख लें कि मेथड क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि हमने एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी और उसका रेफरेंस हमने असाइन कर दिया पी को। यानी अब पी वेरिएबल में हमें एग्जैक्टली पता है कि ये पूरी मेमोरी में ये कहाँ पे पड़ा हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, पी डॉट इनर HTML, उसका जो इनर टेक्स्ट है, यानी जो उसकी टेक्स्ट नोड है, हम लोगों ने मेरे ख्याल से डॉम ट्री की अभी बात नहीं की, वो आगे हम करेंगे। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरा डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो लेट्स ट्राई, इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफा। ये देखें जी, मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, अब देखें कि यहाँ पे हमें पहले ये डिस्प्ले हो रहा है हेडिंग और पिच कुछ डेटा। तो अगर हम यहाँ से व्यू सोर्स करें तो अब देख लें कि यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि माई डिव के अंदर एक डिव टैग है, उसके अंदर एक H1 टैग है,
H1 टैग में हमने जो लिखा है और फिर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और एट दी एंड यहाँ पे हमने div दोनों क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। जी स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन इस बात में कि हम डेटा किस तरह इंसर्ट करवा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन केस हम चाहते हैं कि यूजर जब इस पर क्लिक करे तो हम टेक्स्ट अब खुद से लिख लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, सिस्टम्स, ओके, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि p.style हमारे पास यहाँ पे है और स्टाइल में वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप CSS में कर सकते हैं। तो लेट्स हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर देखिए मैंने कलर कर दिया और कलर हम असाइन कर देते हैं इसको सिंपल रेड, यानी जब यूज़र बटन पे क्लिक करे तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि कई ऐसे होते हैं कि आप जब हम माउस ऊपर लेके जाते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है या माउस लाने पे पेज नीचे स्क्रॉल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसी तरह क्या करते हैं, यूजिंग जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देख लें जी, वेब सिस्टम जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। यानी जितने भी बिहेवियर आपने ऐड करना हो, यानी कोई इवेंट ट्रिगर करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। लास्ट चीज जो इसमें रहेगी वो है वैलिडेशन, जो इसके अंदर वो हम आगे करेंगे थोड़ा सा जाके, बल्कि एंड पे हम कर लेंगे उसको। जब हम जावास्क्रिप्ट को एंड करेंगे उस वक्त हम उसकी एक एग्जांपल कर लेंगे यूजिंग डॉम। ठीक है जी, ओके जी। अब अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हम लोग क्या कर रहे थे कि मैं फंक्शन को खुद अटैच कर रहा था। मतलब मैंने फंक्शन लिखा और एक एट्रीब्यूट के जरिए हम बता रहे थे कि भाई इस पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल। अब हम थोड़ा सा कोड को और क्लीन कर देते हैं। क्लीन हम किस तरह करते हैं कि यहाँ पे देख लें कि ये मेरे पास ये, इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और इसको हम, मैं एक सेकंड मैग्नीफाई कर लूँ, इसको हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे ID BTM। अब देख लें कि आपका कोड ना ही कोई मैंने इनलाइन स्टाइलिंग की हुई है, ना ही मैंने कोई जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और स्लाइड में भी एग्जांपल दी हुई है कि हम लोग एलिमेंट को किस तरह, पहले एलिमेंट आएगा उस पर हम एक मेथड कॉल करेंगे ऐड इवेंट लिस्नर। तो इस पे हम उसी तरह काम करते हैं। ये देख लें कि मैंने पहले ही फाइंड किया हुआ है कि मैंने बल्कि अब हमने चेंज कर दिया तो बट BTN, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे BTN और देन हम क्या करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे। अब मेथड किस तरह हम अटैच करते हैं इसके साथ P, उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले P डिक्लेयर किया हुआ है। ये देख लें स्टूडेंट्स, P ऊपर मैंने ऑलरेडी से आइडेंटिफाई किया हुआ कि वो क्या है। इस दफा हम उसे BTN पास करेंगे, बटन को जो हमने ID असाइन की हुई है। लास्ट टाइम हम div माई div पास कर रहे थे क्योंकि हमने div में कुछ मॉडिफिकेशन करनी थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बटन के साथ एक इवेंट को बाइंड करना है या अटैच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे p.add इवेंट लिस्नर। ये हमारे पास मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपने बतानी है वो क्या है कि कौन सा फंक्शन आपने ट्रिगर करवाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक, कि यूजर क्या करे, जब क्लिक करे तो उसके अगेंस्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन पास करेंगे। इसको क्या कहते हैं, एनोमनस फंक्शन, यानी हम फंक्शन को नाम नहीं देते। पहला पैरामीटर क्या है कि कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, तो हम ये मेथड कॉल करेंगे। उसके बाद अगर इवेंट ट्रिगर होता है तो देन उसके अगेंस्ट हमने क्या काम करवाना है, तो हम वही काम अब उस तरह करवाएंगे। किस तरह कि ये लाइन मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, ये देख लें यहाँ पे, और अब मैं इसको लिख देता हूँ माई div और अब हम सिंपल क्या करेंगे, d.style style.color और कलर हम असाइन कर देते हैं इसको रेड। यहां पे देखें कि आपका कोड थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि लेंथी हो गया,
लेकिन अगर आप यहाँ पे आए तो इस साइड पे देख लें कि आपका बिल्कुल कितना क्लीन कोड है, यानी कोई चीज़ हम लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं लिखी हुई, और रीडेबिलिटी भी इसकी क्या है, काफ़ी इंक्रीज होगी। हम इजीली पढ़ सकते हैं कि ये डिव है भाई, ये बटन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, काम वही कर रहा हूँ लेकिन थोड़े से डिफरेंट वे से। अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ओके, आई थिंक सो कोई एरर आया, तो हम एरर देख लें कि हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की हुई। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था, इन केस कोई अगर एरर जनरेट होता है तो ब्राउज़र आपको कभी नहीं बताएगा। तो उसके लिए आपने ये फायरबग या इसका अपना भी डिबगर होता है, उसको आपने इनेबल करना है, और यहाँ पे आपको कंसोल में वो एरर्स क्या होंगे नज़र आएंगे। वही देखने लगा हूँ। ओके जी, हमने ऐड इवेंट लिसनर भी किया हुआ है, क्लिक भी ठीक किया हुआ है। वहाँ पे हमने कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या माई डीवी है, माई डीवी। एक सेकेंड, हम ये देखते हैं कि पहले ये मेथड कॉल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलर्ट करवा लेते हैं। ओके जी, अब मुझे लगता है कैश भी हमें क्लियर करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम ये भी होता है कि अगर आपने पुराना लोड किया हुआ नहीं, एक्चुअल में वो चल ही नहीं रहा। यहाँ पे BTN है, आईडी दी हुई है बटन को। BTN हाँ कि जी, आगे एग्जांपल दी हुई है ऑन क्लिक। अच्छा जी, ओके जी, यहाँ पे इस तरह भी हम कर सकते थे, लेकिन ये पता नहीं क्या मसला। ओके, हमने गलती ये की हुई है कि हमने वो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था, तो इसको हम फंक्शन से बाहर निकालेंगे क्योंकि उस फंक्शन को तो हम कॉल ही नहीं कर रहे। तो ये देख लें कि हम लोगों ने ये मिस्टेक की हुई थी। अब इसको हम दोबारा रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये देख लें कि आपको अलर्ट भी डिस्प्ले हो गया क्योंकि जो मैंने कॉल किया था, और ये कलर भी क्या हो गया, रेड हो गया। अब देखें कि सिंपल हमारी इस ये ऐड इवेंट लिस्टनर से ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, फंक्शन अटैच हो गया। तो जावा जब हम jQuery करेंगे तो उसमें तो मेजोरिटी हम इसी तरह करते हैं, क्योंकि उसमें उसका थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि आपको लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पे तो हम बार बार लिख लें एलिमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यूजुअली अगर हम कोर जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, लेकिन जब हम कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो उससे आपका कोड काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो चलें जी, आज हम यहाँ तक ही करते हैं फिर।